इस देश में अपराध करके जेल से बाहर आना बड़ा आसान है। शर्त सिर्फ एक है, आपका अपराध महिलाओं के खिलाफ होना चाहिए। आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करिए, इस देश की अदालतें, इस देश का कानून व्यवस्था और इस देश की जेलें आपको ससम्मान बाहर छोड़ देंगी और आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? ऐसी बातें असल में फैक्ट हैं। और आप अगर सवाल पूछते हैं, आप अगर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको अनिश्चितकालीन जेल का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आज आपको कुछ एक ऐसे केसेस बताने वाला हूं जहां पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों में लोगों को आजादी दे दी गई है और वो भी ससम्मान आजादी दी गई है। उनको फूलों की मालाएं चढ़ाकर बाहर बुलाया जाता है। कुछ बाबा हैं, कुछ नेता हैं और कुछ संस्कारी ब्राह्मण हैं। मैं किस बाबा की बात कर रहा हूं? हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के अध्यक्ष गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान की। उन्हें लोग पिताजी कहते हैं और हाल ही में कुछ ही दिनों पहले उन्हें पैरोल पर बाहर लाया गया है। पैरोल पर बाहर आते ही उन्होंने एक बड़ा सत्संग का आयोजन किया। ऑनलाइन सत्संग था और लोगों ने चिट्ठियां लिखकर भेजी, लोगों ने फोन करके बताया कि वे कितने खुश हैं कि उनके पिताजी एक कुछ महिलाओं का रेप करके अंदर गए थे, हत्या के अपराध में कन्विक्टेड हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट है। इस देश की अदालत मानती है कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, कथित बाबा, कथित सन्यासी ने महिलाओं का बलात्कार किया और उनकी हत्या भी की। ऐसा इस देश की अदालतें कहती हैं और ऐसे ही व्यक्ति को इस देश की जनता सम्मान से कहती है पिताजी। ये गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान के फॉलोअर्स उन्हें कहते हैं, पिताजी के नाम से संबोधित करते हैं। इनके पिताजी कितने कितने चरित्रहीन हैं, आप कोर्ट के वर्डिक्ट में समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो खोजिए और पढ़िए कि किस तरीके का अपराधी यह व्यक्ति है। पूरी गुफा सजाई गई थी, बहुत सारे स्लेव्स रखे गए थे, पुरुष जिन्होंने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें गुलाम बना लिया गया, उनके अंडकोश निकाल दिए गए और न्यूट्रल करके अपनी सेवा में लगा लिया गया। ये सारी बातें 2008 में हुए तहलका के एक स्टिंग ऑपरेशन में लिखी हुई हैं। चाहें तो वो भी आप खोज के पढ़ सकते हैं। और इस देश की अदालत उस व्यक्ति को सजा सुना चुकी थी 20 साल की और वो व्यक्ति आज पैरोल पर बाहर है और उसके फॉलोअर्स उनका स्वागत कर रहे हैं। लोग ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और एक और व्यक्ति हैं, नोएडा के ओमेक सिटी में रहने वाले। 2 महीने पहले की यह खबर है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति, जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई थी, एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए, उस महिला के पति को जाति सूचक गाली देते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई थी नोएडा के ओमेक सिटी में। और उस व्यक्ति के समर्थन में कई आंदोलन भी हुए, महापंचायतें भी हुई। त्यागी समाज ने खूब आंदोलन किया उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए और कहा कि एजेंसियों ने बड़ा ही अत्याचार किया है बेचारे व्यक्ति पर। उसने ज्यादा से ज्यादा क्या कहा था? एक महिला को गाली ही तो दी थी, एक व्यक्ति को जाति सूचक गाली ही तो दी थी। इससे ज्यादा क्या था? भला किसी की हत्या तो नहीं की थी। हत्या की होती तो ढोल नगाड़े से स्वागत होता। अब सिर्फ गाली दी है तो केवल गेंदे के फूल की माला चढ़ाई है। वो व्यक्ति आता है बाहर और वीडियो पर यह कहता है कि मैं अपने समाज के लिए काम करता रहूंगा। ये भला कैसा काम वो व्यक्ति कर रहा था कि एक महिला को गाली देने की उसको जरूरत पड़ गई? भला वो कैसा काम कर रहा था कि उस महिला के पति को वो जाति सूचक गालियां देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसका इल्लीगल घर जो है वहां पर डिमोलिशन होता है और लोग बड़ा संताप व्यक्त करते हैं, बड़ी कुंठा व्यक्त करते हैं कि भाई देखिए, बड़ा अत्याचार हो रहा है इस मासूम से, छोटे से, अदने से भाजपा कार्यकर्ता के साथ। इस देश में हजारों घर गिरा दिए जाते हैं गरीबों के, इनके मुंह से आह नहीं निकलती। और एक भाजपा कार्यकर्ता, एक गालीबाज भाजपा कार्यकर्ता का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया तो लोगों को बड़ा कष्ट हो गया, उनकी आंखें भर आईं, हृदय भाव विभोर हो गया
और पाषाण हृदयी जनता के दिल में प्रेम की गंगा बहने लगी एक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होने से। आप अपना घर बचाना चाहते हैं, इल्लीगल काम कीजिए और भाजपा के कार्यकर्ता बन जाइए, तो शायद आपका घर बच जाएगा और भाजपा के कार्यकर्ता आपके समर्थन में आंदोलन भी करेंगे। हमने एक रिपोर्ट आपको पहले भी दिखाई थी जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है, श्रीकांत त्यागी का समर्थक, वो कह रहा है कि श्रीकांत भाई ने एक सूपनखा की नाक काटने का काम किया था और उसकी उन्हें सजा मिल रही है। ये रेफरेंस कहां जाके मिलता है और ये बात, इसका बड़ा संदेश क्या है, इसको आप भली भांति जानते हैं कि महिलाओं को कंट्रोल किया जाना चाहिए। महिलाएं जैसे ही आपके खिलाफ बोलें उन पर हमला किया जाना चाहिए, उन्हें गालियां दी जानी चाहिए, ऐसा ये श्रीकांत त्यागी के समर्थक मानते हैं। और क्या मानते हैं भाजपाई ये भी मानते हैं कि ब्राह्मणों से गलतियां हो जाती हैं, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, कि वे अगर किसी महिला का बलात्कार भी कर दें तो वे संस्कारी हैं, उन्हें आजादी मिल जानी चाहिए, उन्हें रेमिशन मिल जाना चाहिए। 2002 में हुए गुजरात दंगों में जिन 11 लोगों ने एक मुस्लिम महिला का बलात्कार किया, जब वे 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसकी 5-7 साल की बच्ची का सर पत्थर में पटक कर कुचल दिया, वो लोग संस्कारी हैं और उन्हें आजादी मिल जानी चाहिए। और इसके एवज में, इसके डिफेंस में गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील देती है और क्या हलफनामा दायर करती है? वो कहती है कि हमने इन लोगों को रेमिशन इसलिए दिया है कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था जेल के अंदर। आप बलात्कार कीजिए, जेल में जाकर अच्छे हो जाइए, अपना हृदय परिवर्तन कर लीजिए, इस देश की सरकारें, इस देश की अदालत आपको मान लेगी कि आप बदल चुके हैं और आपको आजादी का पूरा अधिकार है। यह किस तरीके का अमृत महोत्सव इस देश का है और यह किस तरीके का इस जनता का व्यवहार है कि उनकी आंखें आज भी नहीं खुली कि उनका श्रद्धेय बाबा कन्विक्टेड अपराधी है, 20 साल की उसे सजा हो चुकी है और वो बाहर आता है, एक सत्संग करता है और आज ही के दिन दिवाली के मौके पर उसने अपनी एक और म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दी है। 3 दिन में बाहर आए, म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड करी, एडिट करवाई और लॉन्च कर दिया अपने भक्तों के आनंद के लिए, अपने भक्तों की सुविधा के लिए कि उनकी दिवाली तो कम से कम अच्छी जाए। बाबा तो जेल में वापस चले जाएंगे, लेकिन भक्तों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि एक नई जो है म्यूजिक वीडियो उनकी आ चुकी है। ये लव चार्जर बाबा हैं। लव चार्जर बाबा ने बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते थे, फिल्में बनाते थे और अंत में आकर इस देश की अदालत ने वो माना कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये व्यक्ति बलात्कारी है, हत्यारा है, अफीम की खेती करवाता है, अब अफीम का व्यापार करता है। हरियाणा में वो गुफा है डेरा सच्चे सौदे की, जहां पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा था और आज भी जनता के मन में उस व्यक्ति के लिए सम्मान है। किस तरीके की जिंदगी में हम जी रहे हैं, किस तरीके के समाज में हम जी रहे हैं कि एक व्यक्ति जिस पर बलात्कार का इल्जाम ही नहीं है, वो कन्विक्टेड है, अदालत मान चुकी है कि वो बलात्कारी है, फिर भी लोग उसे पिताजी कहकर संबोधित कर रहे हैं। भारत वही देश है जिसे बार बार महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया है। 2018 में भारत उस लिस्ट में टॉप पर था, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, उस लिस्ट में टॉप पर था जो देश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में शुमार हैं। और आज भारत की स्थिति बेहतर है, लेकिन बदतर तो नहीं है, थोड़ी बेहतर है, लेकिन आज भी भारत विश्व का 9वां सबसे खतरनाक देश है महिलाओं के लिए। यहां पर रोजाना सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और एनसीआरबी की पुरानी रिपोर्ट है, क्योंकि नई रिपोर्ट्स एनसीआरबी इस मामले में जारी नहीं कर रहा है, पुरानी रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में एक साल के भीतर 38,000 महिलाओं के साथ किसी ना किसी तरीके का दुष्कर्म होता है
और किसी ना किसी तरीके का अपराध होता है उनके महिला होने के कारण। इसको थोड़ा सा आसानी से समझिए कि हम किसी अपराध को महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में तब तक नहीं रख सकते जब तक वो अपराध उस महिला के साथ उसके महिला होने के कारण ना हुआ हो। यानी कि अगर उसकी हत्या हुई है तो अगर उसकी हत्या हुई है और एक पुरुष की हत्या हुई है तो हम दोनों को हत्या मानेंगे, लेकिन अगर वो हत्या उसके महिला होने के कारण हुई है तब हम उसे क्राइम अगेंस्ट विमेन की कैटेगरी में रखेंगे। और वो क्राइम इस देश में 38,000 की संख्या में है, 38,000 की संख्या में, यानी कि रोजाना 84 महिलाओं को रेप का सामना करना पड़ता है और रेप की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसे बड़े संजीदगी से देखिएगा। और उसके ऊपर ऐसे बाबाओं का स्वागत करना, ऐसे अपराधियों को रेमिशन दे दिया जाना और ऐसे लोगों को फूल मालाएं चढ़ाकर, फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करना, जो लोग महिलाओं को गालियां देते हैं, उनका बलात्कार करते हैं या उनकी हत्या करते हैं, एक बड़ा संदेश देता है कि हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने ज्यादा सचेत हैं और कितने ज्यादा संजीदगी से उस बारे में सोचते हैं। एनसीआरबी खुद कहता है, सरकार की एजेंसी खुद कहती है कि 38,000 महिलाओं को किसी ना किसी तरीके के अपराध का सामना करना पड़ता है उनकी महिला होने के कारण। तो फिर किस तरीके के देश की ओर हम जा रहे हैं? आपके क्या विचार हैं इन तीनों घटनाओं के बारे में? और क्या इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध करके आसानी से बचा जा सकता है? क्या इस देश में अपराध करके आप आसानी से जेलों से बाहर आ सकते हैं और आपको तब तक जेल में रहना पड़ेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी? अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, अगर आप तथ्यों की बातें करते हैं, अगर आप सच्चाई की बात करते हैं, तो आपको सरकार की इच्छा अनुसार जेल में रहना पड़ेगा। इस देश में अपराधियों को आज़ादी है और सवाल करने वालों को, जो डेमोक्रेसी का सबसे मूलभूत अंग है, सवाल करना, उस मूलभूत अंग का प्रैक्टिस करने को वो अपराध मानता है। क्या हम सच में लोकतांत्रिक देश हैं? क्या आज भी भारत एक सोशलिस्ट सेकुलर देश रहा है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। आपके क्या विचार हैं इन तीनों घटनाओं के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।